हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ, व्यस्त और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। मैं स्वर्ण गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो श्रृंखला चल रही है हमारी साइंस की, साइंस में आपका चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, तीनों में से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस ना करा रहा हूँ। तो जितने बेहतरीन प्रश्न आए हुए हैं सबके सब मैं आपको लगातार करवाता जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो उसी श्रृंखला में कल जो हमारा सीरीज था उसमें कुछ ज़्यादा ही प्रश्न हो गए थे और मैं व्याख्या लंबी करने लगा, तो आधे प्रश्न बचे रह गए थे। तो मैंने वादा किया था आपसे कि मैं इसे कल आपके सामने लेकर आ जाऊंगा और आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो आज जो प्रश्न होंगे दोस्त, ज़्यादातर उसमें आपको बायोलॉजी के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और साथ ही साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स, हाँ केमिस्ट्री के आसपास यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू किया जाए। और बाकी जो एक न्यूज कल आई है आप लोगों के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट पेट में आप लोगों को अब जो उसकी वैलिडिटी थी, वैधता थी, मानक था उसका, वो 3 वर्ष का कर दिया गया। 1 साल से 3 साल कर दिया गया है। बीच में कुछ साल तो कराया ही नहीं गया। अब आया है तो ये बताया गया था कि मई और जून में आ सकता है। मई और जून में आ सकता है। एक दिन पहले मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, दूसरे दिन देख रहा हूँ कि उसका नोटिफिकेशन आ गया कि नोटिफिकेशन इतने से है, 17 से अब उसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। ऐसे मतलब फॉर्म फिलअप होने के साथ साथ सारी प्रक्रियाएं भी शुरू हो जाएंगी। तो यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी फॉर्म आपको फिलअप करना है तो उससे पहले आपको पेट यानी कि पीईटी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये आपका समझ लीजिए कि यूपी ट्रिपल एस सी के लिए प्री है। तो प्री आपको क्वालिफाई करना ही करना है। तो जितने भी छात्र हैं सब भरेंगे एकदम जोरों शोरों से। तो उसमें भी उसका सिलेबस जो है और वो सारी चीज़ें जो भी हैं उसकी, तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हम लोग लेकर उपस्थित होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं रहेगा। आप लोगों के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। उसमें भी आपके लिए कोई शुल्क नहीं होगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। बाकी कोई चीज़ें अगर एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो उस कमेंट को देखकर आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो पेट आपका आ गया है, तैयारी में जुट जाइए क्योंकि उसके बाद कोई भी भर्ती होगी, आप भर्ती में अगर आपको आना है तो सबसे पहले पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये आपके लिए अनिवार्य है। नहीं तो आप भाई, एक तो किल्लत हो गई है आपके वैकेंसीज की, दूसरे आप अगर ये भी ना पाएंगे तो क्या ही कहेंगे, फिर दिक्कत ही दिक्कत है आपके लिए। चलिए देखा जाए प्रश्न जो भी आपके सामने आ रहे हैं। वेरी लाइट ये पहला प्रश्न था इसका, जबकि हमें यहाँ से नहीं हल करना है, हमें हल करना है 12 प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिया था। 24 प्रश्न थे इस सेट में, जिसमें से 12 प्रश्न हम लोगों ने हल किया था। लीजिए बड़े ऊपर चले गए। फ्लैग मैंने बता दिया था, चलिए ये भी बता दिया था। हाँ, यहाँ से शुरू किया जाए। ये प्रश्न भी मैंने कल हल करवाया था, लेकिन इसको भी आज शुरू किया जाए। तो जरा बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या था। मैंने अभी कल बताया है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो आराम से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे, क्योंकि इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा इसमें और इसका आंसर देते हुए आगे चलूंगा। ये प्रश्न मैंने कल करवाया था। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी के सभी ऑप्शन सही ऑप्शन हैं, क्योंकि इन सभी का प्रयोग किया जाता है झूठ पकड़ने वाली मछली। ठीक है, चलिए तो इसमें से कौन हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी सारे के सारे टेस्ट, चाहे नार्को टेस्ट हो, चाहे ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, चाहे पॉलीग्राफ टेस्ट, ये सभी के सभी क्या होते हैं? आपके झूठ पकड़ने वाली टेस्ट होते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये रहा। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम है। ये भी प्रश्न कराया था मैंने, जल्दी से करके आगे निकलते हैं भाई, रिपीट टाइम हो गया है। हमारे जो महोदय थे टाइपिस्ट, उनको लग रहा है कि सेकंड टाइम भूल गए थे वो और इसको रख दिए हैं।
तो भोजन की यूनिट क्या कहलाती है भाई? मैंने बताया था आपको, कैलोरी। कोई भी आप भोजन की यूनिट देखेंगे तो कहेंगे कितने कैलोरी ऊर्जा इससे मिल रही है। तो ये मैंने व्याख्या कल वाले सेशन में किया है, इसलिए इसको यहाँ पर जल्दी से करके निकलते हैं। और यहाँ अब अगला जो प्रश्न है वो आपके लिए, हाँ चलिए, ये प्रश्न पीछे आया हुआ प्रश्न है, मैंने कई बार करवाया हुआ भी है। अगर अब नहीं बता पा रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत है, आपके लिए दिक्कत हो सकती है भाई। अगर क्यों नहीं हो सकती? जब मैंने करवाया है, मैंने पढ़ाया है, मैंने बताया है सब कुछ, तो क्यों नहीं दिक्कत होगी फिर? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए होता है? दूरी मापने के लिए होता है। तो किस उपकरण का प्रयोग होता है भाई? तो आपको मैंने बताया था ना कि ये जो ओपिसोमीटर है, ओपिसोमीटर, तो यही वाला दूरी मापने में क्या करता है? मानचित्र पर दूरी मापने के, इसमें गड़ारीदार पहिया होता है, ऐसे 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 पहिया होता है। इसी पहिया को उस मानचित्र पर चलाया जाता है और जितनी बार जहाँ पे जितना चलता है उसी हिसाब से उसकी दूरी का मापन किया जाता है। तो ओपिसोमीटर यही होता है, ठीक है, ओपिसोमीटर। तो इस तरह से इसका पहिया होता है। ओपिसोमीटर जो होता है, इसको जैसे मैप है आपका, मैप पर चलाया जाएगा और उस दूरी को ऐसे चलाया जाता है, तो जितनी दूरी तक जाएगा उसी दूरी के इसी के हिसाब से उसकी दूरी को मापते हैं, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। हाँ चलिए, पलायन वेग बताइए। तो आए हुए प्रश्न है, रिपीटेड टाइम प्रश्न है सब, ज्यादातर आए हुए प्रश्न है। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग मैंने कहा था ना, पलायन का मतलब ये होता है कि अपनी पहुंच से दूर चले जाना। अब किसी की पहुंच से क्या करना? दूर चले जाना, उसी को कहते हैं, क्या होता है? पहुंच से दूर जाना। पहुंच से दूर जाना ही क्या कहलाता है? पलायन कहलाता है। पहुंच से दूर जाने का मतलब क्या होता है? पलायन, ठीक है। जैसे आपके बेबी सोना हो, वो आपकी पहुंच से दूर चले गए, यानी कि आपसे क्या कर गए? आपके पलायन कर गए, ठीक है। आपको छोड़कर दूर चले गए, किसी और के साथ चले गए, तो वो पलायन कर गए। आपकी कक्षा से, आपकी रेडियस से वो बाहर चले गए, आपकी पहुंच से वो बाहर चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? कि पलायन कर गए, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बेबी सोना जादू टोना वाली बात आप लोगों को ज्यादा समझ में आती है, इसलिए उसमें भी मैंने आपको बता दिया। मजा आया? चलिए फिर इस प्रश्न का आंसर कीजिए। पलायन का क्या मतलब होता है? पलायन का मतलब जानते हैं क्या होता है? कि अपनी पहुंच से दूर जाना। तो इसमें क्या? उपग्रह का वेग, उपग्रह का वेग नहीं होता है भाई, वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए। और क्या है? वह ध्वनि वेग। ध्वनि वेग का कोई मतलब नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये भी नहीं, ये बचा देखिए तब फिर ये है, क्या कह रहा है? वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से क्या करता है? बाहर निकल जाता है। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, ये क्या है? ये हमारा पृथ्वी है। मान लिए कि ये हमारा पृथ्वी है, इसका गुरुत्वीय क्षेत्र एक निश्चित क्षेत्र होगा। ये क्या होगा? एक निश्चित क्षेत्र होगा, ठीक है। इससे कितने पर रहेगा? कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु अगर यहाँ पर है तो ये पृथ्वी की तरफ खिंचा चला आएगा। ये क्या हो जाएगा? पृथ्वी की तरफ खिंचा चला आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो पलायन वेग होता है, ये ऐसा होता है कि उस वेग से अगर किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर चला जाएगा, पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला जाएगा। और वो स्पीड कितनी होती है रोज? तो मैंने बताया था 11.2 किमी पर 2 किमी मीटर के वेग से पर सेकंड, 2 किमी पर सेकंड के वेग से अगर फेंका जाए किसी चीज को, तो वो आपकी ये जो पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति है, यानी कि इसका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को छोड़कर वो बाहर चला जाएगा। कोई भी पदार्थ हो, अगर आप इतनी स्पीड से फेंक रहे हैं तो वह पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आने वाला। आप इतनी स्पीड से फेंक दीजिए, अगर वह पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला गया तो वह वापस नहीं आने वाला। तो स्पीड क्या है गुरुत्वीय शक्ति का? देख लीजिए आप, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी भी वस्तु को आप पृथ्वी की कक्षा से बाहर फेंकिए तो वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला जाएगा और वापस लौटकर नहीं आएगा। इसी को पलायन वेग कहते हैं, ठीक है। पलायन वेग की लिमिट क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए आगे चलें।
ये रहा, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो गया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप बताइए कि प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था, बताया था कि इसमें मैक्सवेल दिए गए हैं, ब्लैंक दिए गए हैं, न्यूटन दिए गए हैं, मैडम क्यूरी दी गई हैं। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि न्यूटन महाराज ने गति के नियम दिए हैं। क्या दिए हैं? गति के नियम दिए हैं, जड़त्व के नियम दिए हैं। और मैडम क्यूरी आपने देखा है कि इन्होंने रेडियम की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रेडियम की खोज की थी। मैक्सवेल आप जानते हैं कि प्रकाश की तरंग की खोज नहीं किया है इन्होंने। अब इस ऑप्शन में देखेंगे तो इस ऑप्शन में उनका नाम ही नहीं है। आप जानते हैं ये आया हुआ प्रश्न है, एक वैज्ञानिक थे हाइजेंस, जिनका नाम इस समय देता है हाइजेंस। क्या नाम देता है? हाइजेंस देता है। तो हाइजेंस नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रकाश की तरंग का के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो प्रकाश की तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा प्रश्न था कि जब उस समय आया था तो इसमें सब लोगों ने लगाया था, लेकिन जब भाई इसमें ऑप्शन में ही नहीं है तो आप बताइए कि कैसे वो लोग लगाते कि यही प्रश्न हुआ। ठीक है, समझ में आया आपको? तो जल्दी से प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक आप लोगों को कमेंट देखते हैं भाई क्या करते हैं आप लोग, कैसे करते हैं, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, तो जल्दी जल्दी बताइएगा, बाकी चीजें हम बता रहे हैं आपको। हमारे जो टाइपिस्ट महोदय हैं वो भी मजेदार हैं, वो कब क्या दे देंगे किसी को पता ही नहीं चलता है ना। आप लोग तब तक बताइएगा। तभी तो उन्होंने प्रश्न ही रख दिया था, मुझे पता चला कि क्यों रखा है उन्होंने। चलिए, इसका आंसर मिल गया ना आपको? क्या मिला? हाइजेंस। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। चलिए आगे चलें। अब जो प्रश्न आ रहे हैं उनका आंसर दीजिए। कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए गैस प्रयुक्त की जाती है, कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है उसका नाम बताना है। तो जरा बताइएगा कि जैसे ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं जीवनदायिनी गैस। क्या कहते हैं? जीवनदायिनी गैस। क्यों कहते हैं जीवनदायिनी गैस? क्योंकि भाई इसे हमें क्या मिलता है? जीवन मिलता है। इसी को हम लोग श्वसन की क्रिया में अंदर ले जाते हैं और श्वसन की क्रिया होती है और हमारे शरीर में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिससे हमारा शरीर जो है वो ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, अमोनिया के साथ फ्रियान भी लगा लीजिए, अमोनिया के साथ क्या लगा लीजिए? फ्रियान लगा लीजिए। तो ये दोनों आपके जो आपका प्रशीतक है यानी कि रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर जो है उसमें प्रयोग किया जाता है, यानी कि फ्रीज जिसे कहते हो भाई आप लोग तो इसे फ्रीज ही कहते हो ना, आप इसे फ्रीज कहते हो। तो फ्रीज में इन्हीं गैसों का प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में। किस रूप में? प्रशीतक के रूप में, यानी कि ठंडा करने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रिज में आप सामान रखते हैं, सामान ठंडा हो जाता है तो कौन सी गैस का प्रयोग होता है उसमें प्रयोग होता है, चाहे फ्रियान होगा चाहे फिर अमोनिया होगी, दो गैसों में से कोई एक गैस होगी। उसके बाद दिया है क्लोरीन। क्लोरीन आप जानते ही हैं कि अगर ब्लीचिंग पाउडर आपको बनाना है तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि
जो चूना होता है, चूने पर कैल्शियम ये क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाए, क्लोरीन गैस को अगर इसमें प्रवाहित किया जाए तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है कि नहीं बन जाता है भाई? बन जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अगर बुझे हुए चूने पर आप क्या करेंगे? बुझे हुए चूने पर अगर आप क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, जो कि आप लोग जानते हैं कि विरंजक चूर्ण के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है ये हमारे पौधों के लिए पोषक का काम करता है। पौधों के लिए किसका काम करता है? पोषक का काम करता है। तो नाइट्रोजन का भी हमारे जीवन में क्या है? बड़ा महत्व है, ये जो नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, चलिए, तो सारी चीजें तो हो गई, सारी चीजें मैंने बताया, लेकिन इस प्रश्न का आंसर नहीं बताया अभी तक मैंने। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। कुएं के पानी में को ठंडा करने के लिए या पीने का जो पानी होता है, आप देखेंगे विरंजक चूर्ण जो होता है, विरंजक चूर्ण में भी क्लोरीन मिला होता है। तो विरंजक चूर्ण का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखते हैं सप्लाई वाला जो पानी आता है उसमें आपको क्लोरीन की गंध मिलेगी। क्लोरीन की गंध क्यों मिलती है? कि उसमें भी ये दवा क्लोरीन जो होती है मिलाई जाती है। विरंजक चूर्ण भी वो ब्लीचिंग पाउडर भी मिलाया जाता है जिसमें क्लोरीन होता है, क्लोरीन की गंध आती है। तो साथ ही साथ आप कुएं में देखेंगे तो कुएं में भी ये प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है। कीटनाशक या कवकनाशी के रूप में ये प्रयोग होता है, जिससे वह नष्ट हो जाते हैं और पानी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो क्लोरीन गैस को आप याद रखिए कि क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए। ठीक है, चलिए, हो गया। अगर ये प्रश्न भी हो गया तो आगे बढ़े। ये रहा प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर कौन सा है? ये प्रश्न नंबर 19 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है, 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है। अब मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया था कि इसकी गणना अगर आपको करनी है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि 24 कैरेट जो होता है, 24 कैरेट जो होता है ये 100% शुद्ध सोना होता है। 100% क्या होता है? शुद्ध सोना होता है। 24 कैरेट 100% शुद्ध सोना होता है। ठीक है, इतना जान गए। तो अब मैं आपको बताऊं, जब ये हो गया तो 18%, 18 कैरेट की बात कर रहा है ना, 18 कैरेट जो सोना होगा, अब उसको निकालना है तो जरा आप दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। मैं अपने तरीके से निकालूं तो ये जो 24 है, ये जो 24 है, तो ये बताइए ये 24 100% के बराबर है। 24 कितने के बराबर है? 100% के बराबर है। तो अब इसको आप 4 भागों में बांटो और इसको 4 भागों में बांटो। इसको 4 भागों में बांटोगे तो ये 25% का बन के आएगा। 1% इसका अगर इस तरह से निकालोगे तो ये जो 6% हुआ, 6% बराबर क्या हो गया? 6% बराबर क्या हो गया? 6 कैरेट बराबर 25% शुद्धता हो गई। 6 कैरेट बराबर 25% की शुद्धता हो गई। आप इस तरह से देखेंगे तो सीधा सीधा निकल के आया कि नहीं निकल के आया? 25%। अब इसमें ये कितने का गुणा हुआ है? 6 में गुणे 3 कर रहे हो तब जाके 18 कैरेट बन रहा है। 6 में गुणे 3 कर रहे हो तो 18 कैरेट बन रहा है। अब 25 में भी गुणे 3 करोगे, दोनों पक्षों में करना होता है, तो ये 75 हो गया। सीधे सीधे आंसर मिल गया आपको कि 18 कैरेट में 25%, 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना मिलता है। वही पूछा था, आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। और ये तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। ठीक है, ये बेहतरीन प्रश्न था कि नहीं था? अगर बेहतरीन प्रश्न नहीं था तो भाई आप जानते ही हैं, शुद्ध जो आप है ना कि सभी लोग शौकीन होते हैं आभूषण के। ज्यादातर महिलाएं कान का लेंगी, नाक का लेंगी, कमर बंद लेंगी, तो इधर मांग टीका लेंगी, फिर पता नहीं क्या क्या होता है, नाम तो पूरा हमें भी नहीं याद आएगा। तो आभूषण जो बनवाते हैं उसकी शुद्धता चेक करने के लिए कैसे चेक कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि आप 100% तो 24 कैरेट का ले नहीं सकते हैं कोई भी आभूषण, क्योंकि बन ही नहीं पाएगा। सोना इतना कोमल होता है। इससे रिलेटेड प्रश्न पीछे मैं बता चुका हूँ। रिलेटेड जो प्रश्न है वो मैं पीछे बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आ गया है तो मैं बता दे रहा हूँ। तो 24 कैरेट का नहीं ले सकते, सबसे कोमल होता है, नहीं बना सकते कोई आभूषण। फिर उसको क्या करना पड़ता है? इसमें तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। आभूषण बनाने के लिए
तांबा मिलाया जाता है, तो इसे जब तांबा मिलाया जाता है तो इसे रूसी सोना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रूसी सोना कहते हैं जब इसमें तांबा मिला दिया जाता है। तो इसी को लाल सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लाल सोना भी कहते हैं। मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है, लाल सोना भी कहते हैं जब तांबा मिला दिया जाता है इसमें। तो कॉपर, अरे भाई तांबा नहीं समझ में आ रहा, कॉपर समझ लीजिए, कॉपर मिलाया जाता है इसमें। ठीक है, अब मैं दूसरा तरीका निकालने का बता दूं। दूसरा तरीका निकालने का बनाएंगे तो ये बताइए 24 कैरेट ये है, 24 कैरेट, 24 कैरेट बराबर कितना हो गया? 100% शुद्ध सोना हो गया। 18 कैरेट आपको निकालना है। 18 कैरेट अगर आपको निकालना है, सीधा सीधा आप काम कर दीजिए ना, 100 में से गुणा 18 कर दीजिए बटा टोटल कर दीजिए। अब इसी को आप काटेंगे तो निकल के चला आएगा, इसी को आप काट के निकाल दीजिए, अभी आराम से चला आएगा। देखिए 6 चौका 24, 6 चौका क्या होता है? 24, 6 त्रिका कितना होता है? 18, 18 हो गया। अब 4 से इसको काट दीजिए, 25 हो गया, 25 तिया 75। वही आंसर आ गया कि नहीं आ गया? दोनों आंसर चाहे इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 24 कैरेट बराबर 100%, मतलब ये कहा जाता है कि सोने की शुद्धता जो होती है वो 24 कैरेट की होती है। 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है, तो यानी कि 100% हुआ, 24 100% के बराबर हुआ। तो आपको निकालना क्या है? 18 कैरेट का निकालना है। 18 कैरेट को जब यहाँ रखा तो होता है ना कि 100 गुणे जो जिसको निकालना है उसके साथ गुणा कर दीजिए, बाकी टोटल जो होता है 24 कैरेट होता है, टोटल को नीचे रख दीजिए। टोटल को नीचे रखें, उसके बाद आप काट दीजिए। देखिए 6 से मैंने काटा 4 बार में, तो कटा है 6 चौका 24, 18 को काटा है तो क्या हो गया? 6 त्रिका 18, 3 हो गया। अब इसी 4 से मैंने 100 को काट दिया, 4 से 100 को काटोगे तो क्या होता है? 25 को 100 होता है, 100 हो गया, 25 तिया 75, 75% आ गया। आपकी शुद्धता सोने की आ गई पूरी पूरी। चाहे यहाँ से निकालिए चाहे मेरे तरीके से निकाल लीजिए कि 24 को 4 भागों में बांटा मैंने, 24 को कितने भागों में बांटोगे? 6 चौको 24, 4 भागों में बांटा, 6% आया ना, 6 का आएगा 25। अब 100 को भी 4 भागों में बांटोगे, कितना आ गया? दोनों को 4 से काट दो, दोनों को काटोगे, दोनों पक्षों को काटोगे तो उतने आएगा। फिर उसके बाद 18 करना है, इसको 18 करना है, 3 का गुणा दोनों पक्षों में कर दो, बन गया। सीधी सीधी बात मैं आपको बता दूं तो ये थोड़ा आसान तरीके से बता दूं, जो मैंने अपने तरीके से बताया था, क्योंकि मेरा जो तरीका होता है वही थोड़ा सा आसान होता है। देखिए 24 कैरेट बराबर 24 कैरेट बराबर 100%, ठीक है। अब इसको दोनों को काटिए जरा, तो इसको काटेंगे 6 चौको 24, 4 छक्का, 4 छक्का कितना हो जाएगा? 4 छक्का 24, और इधर काट देंगे 4 पचतावा 25%, मतलब कि 6% की शुद्धता 25%, 6 कैरेट की शुद्धता 25%। निकालना कितना है? 18 करना है, तो 6 में कितने का गुणा कर दें? 3 का गुणा कर दें, 18 हो गया। अब इधर भी 3 का गुणा करना, दोनों तरफ करना पड़ेगा ना। लीजिए ये कैरेट, इधर कैरेट चल रहा है, इधर परसेंट चल रहा है, यही पूछा था। चाहे इधर से निकालो चाहे उधर से निकालो, निकल के आराम से आ जाएगा। और मैंने बताया कि सोने की शुद्धता यानी सोने का आभूषण बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर धातु का प्रयोग किया जाता है। कॉपर धातु का प्रयोग क्या किया जाता है? सोने से आभूषण बनाने के लिए, ठीक है। कॉपर यानी कि तांबा, जो भी आप नाम तीनों मैंने लिख दिया है, Cu लिखो, इसका प्रतीक लिखो, या कॉपर लिखो या तांबा लिखो, ठीक है। इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो। चलिए आगे चलता हूँ। इससे आए हुए प्रश्न अब आपसे गलत नहीं होने चाहिए। शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है। अगर आपको याद होगा तो आपको ये प्रश्न आराम से कर लेंगे आप लोग। जैसे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा मैंने बता चुका है, स्वाइन फ्लू भी बता चुका हूँ, कैंसर ना है, ओह माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये ना नहीं होगा, कैंसर है। ये कहाँ से आ गया? कहीं और से कट के आ गया है यहाँ पर। कैंसर, अतिसार यानी कि डायरिया। अब इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको बताना है। तो मैं आपको इन्फ्लुएंजा भी बता चुका हूँ, स्वाइन फ्लू भी बता चुका हूँ। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, स्वाइन फ्लू क्या होता है, ये दोनों मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और उसके साथ साथ अतिसार, अतिसार का मतलब आप देख रहे हैं डायरिया, डायरिया और अतिसार इसका मतलब होता है कि जुलाब लगना, मतलब कि पेट इतना ज़्यादा खराब हो जाएगा कि आप हमेशा कमोड पर ही बैठे रहोगे, शौचालय में ही बैठे रहोगे और कुछ
खाओगे नहीं, फिर भी जो खाओगे वो क्या हो जाएगा, पीछे के रास्ते से बाहर चला जाएगा। ये होता है अतिसार, ठीक है, वो तो हो गया। अब उसके बाद बचा क्या है, कैंसर बचा है। कैंसर के रोगी को आप देखते होंगे जहाँ कैंसर होता है वहां पर मस्सा बढ़ता जाता है। मस्सा मतलब जो मांसपेशियां होती हैं वहां पर धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। देखेंगे कहीं इधर से निकल गया है, कहीं इधर से निकल गया है, जहां भी होगा आप देखेंगे तो मांसपेशियां हैं, उतक, जो मांसपेशियां होती हैं उनको उतक कहते हैं। मांसपेशियां जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, उतक कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो कोशिका होती है, जो आपकी कोशिका होती है, इसका बृहद रूप क्या होता है, उतक होता है। उतक का बृहद रूप क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। अंग का बृहद रूप क्या हो जाता है, अंग तंत्र हो जाता है। और अंग तंत्र जब हो जाता है तो इसका बृहद रूप यानी कि इसका सामूहिक रूप जो होता है वो शरीर का निर्माण करता है, इसी से शरीर बनता है, ठीक है। तो यानी कि कोशिकाएं जो होती हैं वो अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती हैं और उतक बनाती हैं। उतक भी अनियंत्रित वृद्धि करने लगता है तो किसमें करने लगता है, तो वो आपका कैंसर है। कौन सी बीमारी है भाई, कैंसर की बीमारी वाले बीमार को देखेंगे, कैंसर के बीमार को देखेंगे तो देखेंगे कहीं इधर से ढेर सारी मांस निकलने रहती, कहीं इधर से, मतलब आप जान सकते हैं कि जैसे आप स्मोकिंग पैकेट यानी सिगरेट का पैकेट या बीड़ी का पैकेट या कोई भी देखते हैं जिसपे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग किल्स, मतलब क्या, धूम्रपान जानलेवा है। धूम्रपान क्या है, जानलेवा है, खतरनाक है। तो आप उस पर देखते हैं तो छपा रहता है कि इधर उधर मांसपेशियां निकली होती हैं, थोड़ा सा भद्दा सा लगता है। अब भाई भद्दा तो लगेगा ही, जो एक्स्ट्रा चीजें आ जाएंगी उसमें, तो ये कौन सी बीमारी हो जाएगी, कैंसर हो जाती है, ठीक है। कैंसर से पीड़ित की बात कर लें तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख की संख्या हो गई है। 1.5 लाख से कितनी हो गई है, 2 लाख हो गई है भाई, बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। कैंसर रोगी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। चलिए, किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है। अब तक जो प्रश्न आ रहे थे ऊपर जो 4-5 प्रश्न थे वो रिपीटेड टाइम के थे, मतलब रिपीट क्वेश्चन थे, दोबारा आए हुए प्रश्न थे। लेकिन ये प्रश्न मजेदार प्रश्न है, आप लोगों के लिए बायोलॉजी से आए हुए प्रश्न है, लेकिन आप लोगों का दिमाग हिला देंगे। चलिए, किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है। विशिष्ट गोलाकार संरचना को मैंने आपको पढ़ाया है, थियरी में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, फिर आगे भी पढ़ाया है, इसका प्रैक्टिस भी कराया था। रंध्र, रंध्र को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। रंध्र को हम लोग क्या कहते हैं भाई, स्टोमेटा कहते हैं। जो स्टोमेटा होता है ये पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई, पत्तियों में पाया जाता है। और ये कौन सी क्रिया कराता है, ट्रांसपायरेशन की क्रिया कराता है। क्या, कौन सी क्रिया कराता है, ट्रांसपायरेशन या पीरेशन, जो भी आप कहिए, ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए सहायक होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए ये क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक। ये हो गया। अब उसके बाद कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, साइटोप्लाज्म कहते हैं इसको। साइटोप्लाज्म जो होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य ये क्या होता है, तो ये गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें सारे कोशिकांग तैरते रहते हैं, जिसमें सारे कोशिकांग, जिसमें सभी कोशिकांग क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। सभी कोशिकांग इसमें क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। उसके बाद है नाभिक। उसके बाद क्या है, नाभिक। नाभिक का मतलब क्या होता है, सेंटर, न्यूक्लियस। यहाँ सेंटर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस का मतलब नाभिक हो जाएगा। नाभिक के बाद की बात करते हैं तो ये आ जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं भाई, कोशिका झिल्ली को हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं यार उसे, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे इसको। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होगा, कोशिका झिल्ली होगी, ये आवरण प्रदान करता है कोशिका को। कोशिका को क्या करता है, कोशिका को आवरण प्रदान करने का कार्य करता है। मैं ये सारी चीजें आपको बखूबी एकदम प्रैक्टिस में बता चुका हूँ। प्रैक्टिस के साथ साथ थियरी में भी बताया हूँ। थियरी इसकी हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी है। मैंने बॉटनी का और जूलॉजी का
कंप्लीट कर दिया है, बॉटनी तो पूरा कंप्लीट कर दिया है आपका, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। पौधों के बारे में जितनी जानकारियां थी सारी जानकारियां लगभग हो चुकी हैं। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस की बात करें। ये सारी चीजें नोट हो गई आपकी। उसके बाद मैं एक के बारे में बताऊं, ये जो न्यूक्लियस यानी कि नाभिक है, नाभिक जो होता है वो कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्र में पाया जाता है नाभिक। नाभिक जो होता है वो क्या कहलाता है, केंद्रक। नाभिक जो होता है उसके अंदर पाया जाएगा केंद्रक, ठीक है। नाभिक के अंदर ही क्या होता है, नाभिक को ही कहते हैं केंद्र। अब केंद्र में पाया जाता है बेचारा, उसके अंदर मिल जाएगी क्या, केंद्रिका। केंद्रिका के अंदर क्या मिलेगी, केंद्रक द्रव्य मिलेगा, केंद्रक द्रव्य मिलेगा। अब केंद्रक द्रव्य के साथ साथ इसमें आपको क्या मिल जाएगी, गुणसूत्र मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, गुण सूत्र मिल जाएंगे। गुणसूत्र को हम लोग क्या कहते हैं भाई, अंग्रेजी में क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ये चार चीजें वहां पर भी मिलती हैं, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य, गुणसूत्र और क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन धागे भी मिलेंगे, क्रोमैटिन धागे मिलेंगे आपको, ठीक है। क्रोमैटिन धागे यानी कि यही क्रोमोसोम्स मिलेंगे भाई, सीधी सीधी बात कहें तो यही मिलेंगे। तो ये कहाँ पाया जाता है, आपके के कोशिका, किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित एक विशिष्ट गोलाकार संरचना होती है। मैंने आपको बताया कि यही होती है बेचारी गोलाकार संरचना। इसके अंदर भी चीजें पाई जाती है। ये क्रोमैटिन धागे ऐसे ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे यहाँ पे आड़े टेढ़े पाए जाते हैं। तो ये कौन है, नाभिक, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चले अगले प्रश्न पर। बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए, गर्दे नहीं है भाई, गुर्दे हैं। गर्दे नहीं होगा, ये गुर्दे होगा, ठीक है। हमारे महाराज जी ये किसी किसी चीज को रिपीट कर देंगे, किसी चीज को गलत कर देंगे, चलिए कोई बात नहीं है। गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी स्टोन सबसे बड़ी समस्या आज की है। आधुनिक युग में, यानी कि हमारा जो युग चल रहा है, ये हमारा जो समय चल रहा है, इस समय का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये क्या परेशानी है। सब क्या क्या यार, गलत गलत कर दिए गए, शब्द गलत हुए हैं कई जगह। सबसे ज्यादा समस्या इसी की पाई जा रही है, इसे सबसे ज्यादा समस्या इसकी पाई जा रही भाई, कि गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन जिसे कहते हैं, का चिकित्सकीय नाम, चिकित्सकीय नाम, चिकित्सकीय, चिकित्सकीय नाम, ठीक है। शब्द पद निम्नलिखित में से कौन सा है, पूछ रहा है कि कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है उसमें। क्या मूत्रवाहिनी शोध है, विक्राशयमा है, जिसे नेप्रोलिथिएसिस कहते हैं, ये हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा सिस्टोलिथिसिएसिस, या फिर चलेलिथिएसिस, या माइक्रोलिथिएसिस। इसमें से कौन सा होगा, ये आपको समझ में आ चुका होगा। गुर्दा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। तो इन सब में से एक नाम तो आपको मिल रहा है, उस नाम के हिसाब से अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये होता है, ठीक है। अब इसमें आप जानते हैं कि किडनी स्टोन में होता क्या है, कि किडनी स्टोन जो होता है ना, किडनी जो होता है वो क्या करता है, फिल्टर करता है, ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। तो उसके जो पास वाहिनियां होती हैं, मूत्र वाहिनियां होती हैं, उसमें स्टोन यानी कि पत्थर के छोटे छोटे कई टुकड़े, या पत्थर का कोई एक बड़ा टुकड़ा उसमें क्या होता है, बन जाता है। और जब ये बन जाता है तो मूत्र मार्ग को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, अवरोधित कर देता है, रोक देता है, जिससे जब मूत्र या फिर आपके शरीर से जो फिल्टर होकर पानी यानी कि अमोनिया जा रहा है, यूरिया जा रही है, उसको वहीं पे रोक लेगा। और जब रोक लेगा तो आपकी जो नसें हैं, जो मूत्र वाहिनियां हैं, वो क्या हो जाएंगी, जाम हो जाएंगी। तो उसमें जाके जब कोई चीज प्रेशर से जाके अटकेगा तो वो और उसका आयतन बढ़ेगा। जब उसका आयतन बढ़ेगा तो आपको इतना दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है। इसीलिए
उसके लिए बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाएं हैं या फिर बढ़िया दवाएं हैं, ऑपरेशन भी होता है, लेजर ऑपरेशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये कभी भी उभार कर सकता है, कभी भी दर्द करता है, पेट आपका बहुत तेज़ी से दर्द करने लगता है। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को विक्रास यमा कहा जाता है या फिर नेफ्रोलिथिएसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये देखिए ए पर मात्रा लगाई गई है, क्या हो जाएगा? नेफ्रोलिथिएसिस। महाशय भी बड़े अच्छे हैं, वो कॉपी कट पेस्ट करने में इधर उधर करके मात्राएं भी इधर उधर कर देते हैं। कोई मतलब नहीं है ऐसा, मतलब जो भी है सही है। ये वाले का कोई मतलब ही नहीं था, गलत होने से कोई मतलब नहीं है। जो आपके लिए जरूरी है वो शुद्ध है। विक्रास्यमा इसको हिंदी में कहा जाता है और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नेफ्रोलिथिएसिस। यानी कि किडनी स्टोन आपको हुआ है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जो किडनी स्टोन होता है उसको चिकित्सकीय रूप में क्या कहेंगे? चिकित्सकीय शब्द क्या है जानते हैं आप लोग? यहाँ तो आपको बताया जाता है कि ये हुआ है, ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, लेकिन जब वही लिखा होता है या कोई रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में यही चिकित्सकीय शब्द लिखे जाते हैं। आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, तब डॉक्टर उसको आपको आपकी भाषा में समझाते हैं कि ये किडनी स्टोन है। ये क्या है? किडनी स्टोन है या गुर्दे में आपके पत्थर है, गुर्दे में आपके क्या हो गया है? पत्थर हो गया है, स्टोन हो गया है, पथरी हो गई, जिसे आप लोग क्या कहते हो? पथरी हो गई है भाई, गुर्दे की पथरी। देखिए लिखा हुआ है गुर्दे की पथरी, ठीक है, पथरी हो गई है। तो आपके शब्दों में समझाता है वो चिकित्सकीय शब्द को। अगर आपको ये बताइए, गांव के लोगों को अगर ये कह दिया जाए कि आपको नेफ्रोलिथिएसिस हुआ है, क्या समझ पाएंगे? 90% लोग नहीं समझ पाएंगे भाई, 90% लोग नहीं समझ पाएंगे या 95% लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये है क्या नेफ्रोलिथिएसिस या विक्रास यमा क्या है, नहीं समझ में आएगा। तो उसको आपको समझाया जाता है कि भाई गुर्दे में आपके पथरी है, तुरंत समझ में आ जाएगा, अरे अच्छा गुर्दे में पथरी हो गई है, चलिए ठीक है। लेकिन पित्त में पथरी ना हो, पित्त की थैली में, पित्ताशय में पथरी ना हो भाई। पित्ताशय में पथरी का मतलब होता है कि बिना ऑपरेशन के हो ही नहीं सकता ठीक, बहुत कम मात्रा होती है उसकी, बहुत कम चांसेस होते हैं उसके सही होने के। चलिए, राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? सीधी सीधी बात है, आपको सीधा सीधा आंसर लिखा गया है और ये प्रश्न मैंने आपको कराया हुआ है। भाई प्रश्न तो आपके वही होंगे ना जो आए हुए होंगे, बार बार आते रहते हैं, घूम फिर के आते रहते हैं, शब्दों को बदल कर आते रहते हैं। पहले ये पूछा गया था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु होता है जो सहायक होता है, ये पूछा गया था। अब उसके बाद फिर एक प्रश्न ये आया था कि राइजोबियम जो होता है वो उसके द्वारा किया जाता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्या कहते हैं आप उसे? नाइट्रोजनिलाइजेशन यही कहा जाता है ना, तो ये कहा जाएगा। तो फिर इस तरह से आपको शब्दों को बदलकर आपके पास अगर प्रश्न आ जाए तो आप उसको हल नहीं कर पाएंगे, समायोजन उसको नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो मैं इतनी व्याख्या करता हूँ, इतनी व्याख्या करने के बाद भी अगर आप ना समझ पाए तो भाई फिर मेरे लिए समस्या हो जाएगी ना, कि इतने सरल शब्दों में समझाने के बाद नहीं समझ में आए। राइजोबियम एक जीवाणु होता है, जानते हैं ना? राइजोबियम क्या होता है? एक जीवाणु होता है और नील हरित शैवाल कुछ उसमें जुड़े होते हैं जो सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं भाई पर्यावरण से। नाइट्रोजन की क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करूँ मतलब नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए सहायक होता है, पेड़ पौधों के लिए पोषक का काम करता है। और पेड़ पौधे जब पोषण अच्छे से पाएंगे तो समझिए पर्यावरण शुद्ध होगा और लोग जो मनुष्य होंगे, जीव जो होंगे, वो अपना भोजन सही से प्राप्त कर पाएंगे और जीवन यापन बहुत आसानी से सुचारू रूप से होता रहेगा। इसका आंसर कौन हो गया? तो नाइट्रोजन हो गया। और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें भाई तो ये तीनों के तीनों गैसें जो हैं ये ग्रीन हाउस गैस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं।
ग्रीन हाउस गैसेस हैं या ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैस है। ये तीनों की तीनों क्या है? पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैसें हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक दम घोटू गैस इसी को कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भाई? दम घोटू गैस कहते हैं। आपका दम घुटने लगेगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके ऑक्सीजन में चला जाए तो। आपके सांस में कार्बन मोनोऑक्साइड अगर चला जाए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी भाई। दम घोटू गैस इसी को कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, अभी कल मैंने बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड जो नीला हरित शैवाल यानी कि लाइकेन होता है, ये पर्यावरण जब प्रदूषित होता है इसकी वजह से काला पड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते ही हैं, बहुत आपको मिलता रहता है। चलिए लास्ट प्रश्न आपके लिए, शायद है ना? हाँ, ये लास्ट प्रश्न आपके लिए। चलिए इसको बताइए। पहले तो थोड़ा प्रश्न रिपीटेड आए थे जो कि हल्के लग रहे थे आपके लिए, क्योंकि मैं उसको पढ़ा चुका था। अब ये जो प्रश्न आए हैं, ये वाले प्रश्न ये भी पढ़ाया हुआ, लेकिन फिर भी आपको बताना तो पड़ेगा ही। B2, B12, B11, B1 है, और इसको कर दीजिए आप B9 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अल्पता तो इसमें भी आती है, लेकिन जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। कौन विटामिन की कमी से, कौन सी विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग यानी कि एनीमिया हो जाता है? कल जो मैंने हल करवाया उसमें ये पूछा था कि कौन सी धातु की कमी से एनीमिया होता है, कौन सी धातु की कमी से एनीमिया होता है। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सी विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। बस एनीमिया है, एनीमिया के बारे में आप जानते रहिए। और मैंने विटामिन पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाया है, आप कई बार पढ़ाया है भाई। विटामिन मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। पोषक तत्व सभी, जो भी पोषक तत्व थे सब मैंने पढ़ा दिया है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, चाहे फिर आपके ये विटामिन हो, चाहे फिर आपके मिनरल्स हो, सभी को मैंने पढ़ा दिया है। आयरन भी पढ़ाया है, विटामिन भी पढ़ाया है। जब दोनों पढ़ाया है तो ये प्रश्न बताइए कहाँ से आपको परेशानी में डाल सकता है? नहीं डाल सकता है, आपको परेशानी में नहीं डाल सकता है। अरे B1 की बात करें तो ये तो थायमीन होता है ना, थायमीन होता है। थायमीन का मतलब बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है। मतलब क्या होता है बेरी बेरी का? भाई हाथ पैर दुबले पतले हो जाएंगे, पेट नगाड़ा जैसा हो जाएगा, कुपोषण का शिकार जिसे कह देंगे आप, ये हो जाएगा। B12 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? त्वचा का फटना होता है, त्वचा का फटना, मुंह के कोने जो होते हैं वो फट जाते हैं। ये जो मुंह के कोने होते हैं ना, ये फट जाते हैं आपके, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या है? B9 है। B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, फॉलिक एसिड कहते हैं। ये भी रक्त अल्पता के लिए सहायक होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन होगा? ये होता है साइनोकोबालामिन यानी कि साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट यानी कि आयरन होता है। कोबाल्ट यानी क्या होता है? आयरन होता है। और आयरन की कमी से भी कल ही बताया था मैंने कि आयरन की कमी से क्या होती है? रक्त अल्पता होती है, रक्त अल्पता होती है, ठीक है, रक्त अल्पता, ठीक है, रक्त अल्पता होती है। रक्त अल्पता को ही क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। और साथ ही साथ आपको ये जो फॉलिक एसिड है, अगर B12 नहीं होता तो, B12 नहीं होता तब आप क्या लगाते? B9 लगा देते, तब भी काम चल जाता, काम आपका चल जाता अगर B9 नहीं होता तो। लेकिन B12 है तो आप उसको नहीं लगा सकते हैं, आपको B12 ही लगाना पड़ेगा। तो कैसी रही आज की क्लास दोस्तों, ये आप बताएंगे। कैसी रही आज की क्लास, मजेदार है कि नहीं है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले पूर्वांचल करियर क्लासेस को सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। ये क्या है? पूर्वांचल करियर क्लासेस। सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट में हैं तो आपको कमेंट करना पड़ता है, और कमेंट के साथ साथ लाइक और शेयर तो आपकी जाहिर सी बात है, आपको करना ही करना है।
और साथ ही साथ दोस्तों ये जो न्यूज आई है आपकी पेट आ गया है, पेट का नोटिफिकेशन आ गया है, उसको फॉर्म को फिलअप कीजिए और अपने दोस्तों से बताइए कि पूर्वांचल कैरियर क्लासेस एक ऐसी क्लासेस है जहां पर आपको पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस मिलेंगी कि आप आराम से आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो पेट अनिवार्य है और पेट क्वालिफाई यहाँ से कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो पूर्णतः निःशुल्क बात याद रखा कीजिए हमेशा, कोई शुल्क देय नहीं है, पूर्णतः निःशुल्क है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपके लिए सारे नंबर उपलब्ध रहते हैं। ये नंबर आपके लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं, इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप कीजिएगा और अगर कमेंट करना है कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी नंबर्स तो आपके पास मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए मैं सोचूंगा इतना ही रहने दूँ। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद।